पावर में सबसे ज्यादा, लॉबी सबसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, हथियार सबसे ज्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज्यादा। इसके बावजूद ही 3200 मिल के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 3200 मिल के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की कि नाटो गलत है। वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। पर उनका मेन आइडिया तो ये है ना कि कोई भी एक दूसरा पावरफुल देश हम छोटे छोटे देशों को अलग तरीके से खत्म ना करे, इसलिए हम सब साथ में जुड़ के रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत पास में बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन? यूरोप वाले कहते हैं ऐसा? हाँ, तो मेन मतलब तो इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना नेटो, कि एक छोटा देश सारे नाटो हुआ था किसको कंट्रोल करने के लिए? उस समय रसिया बेलगाम था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर इधर रसिया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा था, ये था छोटे छोटे जब ये खत्म हो गए, जब आप कहें कि भाई हमको रसिया से डर है इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रसिया टूट गया, अब ये रहा, तो फिर इसे भी खत्म करो भैया। तो फिर तो वही बात हुआ, इसके डर से आप बनाए और आप खुद बने गए, तो आपके डर से भी तो कोई और बनाना चाहिए। फिर चाइना बना लिया तो क्या गलत किया? चाइना बना ले, नॉर्थ कोरिया बना ले, इराक बना ले, ईरान बना ले, तालिबान मिल के बना ले सब, कि हम पांचों पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे परमाणु बम। उधर चाइना संशोधन कर दे कि हमारा ईरान एलआई है, हमारा नॉर्थ कोरिया एलआई है, तालिबान हमारा एलआई है, गाजा हमारा एलआई है। किसी पे अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। मतलब अब दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। सब हथियार बेचने वाले कंपनी है, सब अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च बेचते हैं। थोड़ा बस मुनाफा होना चाहिए बस। करोड़ों की कमाई है। एक जहाज बेच देंगे सब, एक अपाची हेलीकॉप्टर में 6000 करोड़ का। यहाँ पता चला 10 जिला मिल के खेती करेगा तो 6000 करोड़ कभी ना कमा पाए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर बेचा निकल गया, और उसके बाद उसके पास उसका मेंटेनेंस अलग, पायलट की ट्रेनिंग अलग, फिर हथियार खत्म हो गया तो अलग। ये मेरा ही हथियार लगा सकते हैं। छोटे छोटे वॉर कराना फायदेमंद होता है उन लोग के लिए। और वो लोग अभी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे जो टेररिस्ट से लड़ते हैं इंडिया में, वो बता रहे थे हमें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वेपन कंपनीज वो आती है हमारे बॉर्डर एरिया में, जो नक्सलाइट्स है और जो हमारे ये मिलिटेंट्स हैं, इनको एडवांस वेपन फ्री में बांट के जाती है ताकि ये अटैक करें। और फिर वो वेपन से, क्योंकि वो एडवांस वेपन के साथ अटैक करती है, फिर आके वो देशों को जाके बेचती है कि यार देखो उनके पास इतने एडवांस है तो आपको भी एडवांस लेने चाहिए, फिर डबल प्राइस में देशों को बेचती है। जिस कंपनी का हथियार किसी टेररिस्ट के पास मिल गया, उस कंपनी के ऊपर जांच होनी चाहिए और उसे इंटरनेशनली ब्लॉक करना चाहिए। इंटरनेशनल ब्लॉक। जब आतंकवादी इंटरनेशनल हो सकते हैं तो उसके हथियार इंटरनेशनल कैसे नहीं हो गया है? तो ये तो कौन ब्लॉक करेगा? अमेरिका वगैरह, उन्हीं पे सारा हथियार है, वही तो बनाते हैं। तो इनके हिसाब से ना, ये किसको आतंकवादी बोलेंगे, किसी को नहीं। ये मुंबई को उड़ा के गया अजमल कसाब, इजराइल ने उसे आतंकवादी नहीं बोला। क्या बेशर्मी है। क्यों नहीं बोला? कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या बेशर्मी है। इजराइल इतना पावरफुल क्यों है? सारे देश डरते क्यों? आपने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इजराइल से सारे देश डरते हैं। वहां के देश डरते हैं जहाँ खर न पतवार या ऋण प्रधान, कहावत कहा जाए। तो उन सबको आता क्या है? अरब वालों को खजूर, ऊंट, तेल खत्म, खेल खत्म। वहां पे लड़ सकते हैं। क्या जा रहा है जिससे लड़ रहा है? अब देखिए, सीरिया में कोई राष्ट्रपति नहीं है, उठ के गोलान हाइट कब्जा कर लिया। तो वहां के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, देश बहुत आगे है, हर चीज में ठीक ठाक है। बट समझिए, विदाउट अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से वो भी नहीं लड़ा। छोटा सा गाजा है जिसके पास ना अपनी एयरफोर्स है। गाजा का शर्त क्या है कि फिलिस्तीन ना एयरफोर्स रखेगा, ना नेवी रखेगा, ना ही थल सेना रखेगा, ना उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या? कहा कि तुम जानो, उसको कुछ रखने ही नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। क्यों? उसके पास हथियार खत्म हो गए ना। तो ऐसा क्यों? वो इतनी सी बेल्ट ने इतना, अगर इसको खत्म ही करना है
तो जरा से गाजा ने कैसे परेशान कर दिया इनको? एक बिल्डिंग को मारने के लिए आपके पास कम से कम 10 एक्सप्लोसिव उड़ानी पड़ेगी। एक मोहल्ला को उड़ाने के लिए आपके पास एक तो डिपो उड़ जाएगा। पूरी कंप्लीट हथियार किसी को कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए तो बनाया नहीं जाता। हथियार आपको आगे एडवांटेज देने के लिए बनाया गया। अब आप उसको कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया नहीं यार। वो तो परमाणु बम बनाया गया था कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए। तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। और ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहां पे। क्यों नहीं हो पाया ये इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहां पे। देखिए, वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है, कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आजाद कर दिए थे सब। हमारी आजादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 के अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना, जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं, वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहां ये काम नहीं आएगा वहां क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में। और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले जा यहाँ से। वियतनाम में जंगल है, कुछ काम नहीं आने वाला है वहाँ। वो अंदर अंदर सुरंग खोद के चल दिए सब। तो जमीन पे वो नहीं लड़ सकता है, यही है। और जमीन पे प्लेन अगर एरिया है तो लड़ लेगा। इराक खाली मिला था, लड़ लिया। अफगानिस्तान 20 साल लड़े थे, वापस गए भी तो इज्जत से नहीं गए। उसने कहा कि 10 दिन का नहीं, हम तुम्हें केवल 5 ही दिन का टाइम देते हैं, सोचिए। सब छोड़ छुड़ा के चले, भागो। आज जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन भी मार दिया सब तालिबान वाले। उस दिन भी हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन है, बट तालिबान से नहीं। तालिबान से तो रिलेशन ही नहीं है, बट नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग के मैच जीतने पे अफगानिस्तान वाले खुश हो जाते हैं। पर तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है रिलेशनशिप? अभी तो कोई रिलेशन ही स्टार्ट नहीं है, बट इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, वहां से चाइना घुस जाएगा। इलेक्शन कराना चाहिए उन्हें। अगर इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो एक बहाना रहता है कि भाई आई सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान का है ना यहाँ पे, उसको उसका नाम चेंज कर देंगे सब, वो सब अपना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है। क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका दुश्मन अफगानिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। हमें अफगानिस्तान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान से तो बहुत लोग अभी भाग रहे हैं। करेंगे क्या बेचारे, वो लोग मरेंगे वहाँ। तो वहाँ पर तो अभी मैं लंदन में था, और जहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था मेरे साथ, वो अफगानी था, और वो बता रहा था कि अफगानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफगानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हो। और ये बस बोलते हैं कि हम अफगानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफगानी, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुका के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पे तकलीफ हो रहा होगा, इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है। इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब, उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है।
तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे? खैर वो अलग चीज है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी